जय हिंद दोस्तों। आज है 30 जनवरी 2024। ओके, कितना है। और आज हम लोग जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए, वनडे एग्जाम जो हम बार बार आपको यहाँ पे क्या करेंगे बताएंगे। वनडे एग्जाम का मतलब, वनडे एग्जाम उस एग्जाम को हम बोल रहे हैं। किसी ने कमेंट किया था इस पर कि जो एक दिन ही एग्जाम लेता है और रिजल्ट जो है एक बार में ही फाइनल करेगा। क्लियर है। जिसका एग्जाम्पल आप CGL JCC को दे सकते हैं। ये एक ही दिन एग्जाम लेता है और उस रिजल्ट में जिसका नाम आ गया वो फाइनल कर गया। क्लियर है। इसमें कोई मेंस या PT मेंस या इसमें इंटरव्यू जैसे कुछ प्रावधान नहीं होते। तो एक दिवसीय कहने का मतलब ये होता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है समीक्षा रिपोर्ट। समीक्षा रिपोर्ट जो होता है ना, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट कौन निकालता है? इसको वित्त मंत्रालय निकालता है। वित्त मंत्रालय। हम क्यों बता रहे हैं ये वाला? क्योंकि आप PYQ उठाइए इकोनॉमिक्स का, UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है मैचिंग के फॉर्म में कि समीक्षा रिपोर्ट कौन निकालती है? वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा। अब वनडे एग्जाम में देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार ये जो है इकोनॉमिक एडवाइजर रहेंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जो कि बजट निर्माण करने में इनका जो है सलाह का काम रहता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार B अनंत नागेश्वरन। याद रखिएगा, BBI हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक जो है भारत को 2047 तक क्या बना देंगे? विकसित। तो BPSC एग्जाम में ये पूछेगा कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है कब तक जो है भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले बार पूछा गया था इसी टाइप का लक्ष्य को लेकर पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ये वाला। तो हम लोग बात करेंगे अभी वर्तमान में ना 2023-24 में कितना लाख करोड़ का जो है हमारा GDP है। तो 3.7 लाख करोड़ का क्या हमारा डॉलर का GDP है। अभी वर्तमान में 3.7 लाख करोड़ डॉलर। आप देख रहे हैं ना इस आंकड़े को, वर्तमान का GDP है। हमको बनाना है 3 साल में 5 लाख करोड़ डॉलर का जो है GDP बनाना है। तो यहाँ पे ये आंकड़े को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगला मिलेगा हमें, देखिए ये जो कांग्रेस की जो पार्टी है ना, वो विधानसभा में अपना जो चुनाव जो है किस मुद्दे पर आ रही है? तो जाति जनगणना को लेकर आ रही है। जाति जनगणना कह रही है कि अगर हम आते हैं तो सबसे पहले जाति जनगणना करवाएंगे। क्लियर है। और इन पे जो है कोई दूसरा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है इनके पास। अगले मूव करेंगे यहाँ पे। देखिए राज्यसभा में यहाँ पे एक फैक्ट आपके बारे में आपको बता दें कि राज्यसभा में जो है ना सीट है, ये परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। अस्थाई जो है सदन होता है। ये अस्थाई सदन होता है। ये जो है कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे लोकसभा क्या हो गया, 5 साल के बाद में क्या होता है? विघटन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता है। और इसके जो मेंबर है ना 2 साल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 सीट का है, राज्यसभा 90 सीट का है, तो उसके 2/3 जो मेंबर है ना, 1/3 जो मेंबर है हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते जाते हैं। तो याद रखिए राज्यसभा और संसद, ये जो हमारा संसद है, संसद जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है? संसद हमारा राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा से मिलकर बना हुआ है और राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 79 संविधान का आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग अगले मुद्दा पे देखेंगे। मानवाधिकार आयोग, UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। मानवाधिकार आयोग जो नेशनल, यहाँ लिख देते हैं नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्ष तो वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के CGI रह चुके हैं। मतलब पूर्व जो है ना CGI जो होंगे ना, वही इसके अध्यक्ष होंगे। और एक और बात, महिला इसमें एक जो है मेंबर के रूप में शामिल होगी, एक महिला। ठीक है, महिला के रूप में जो है एक महिला इसमें शामिल होगी। तो याद रखिएगा। और ये स्वतः संज्ञान, और ये एक सलाहकारी संस्था है। क्या है? सलाहकारी, बाध्यकारी नहीं है। ये जो भी निर्णय लेगी वो सलाहकारी नेचर का होगा। UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। फिर हम लोग बात करेंगे, और इसमें जो है संज्ञान लेने का भी पावर है। संज्ञान लेकर भी जो है मामले को देख सकती है ह्यूमन राइट्स में। अभी एक मामला आया था कि एक जो है विरोध प्रदर्शन कर रही थी विद्यार्थी, स्टूडेंट, तो उसके जो पुलिस लोग जो थे ना, पुलिसकर्मी जो थी, उसके बाल पकड़ के जो रोड में घसीटे हुए उसको अरेस्ट कर रही थी। तो इस तरह का मामला जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या स्वतः संज्ञान लिया और इस पर जो है रिपोर्ट मांगा कि आप जो भी घटना हुआ है
स्टेट जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वहाँ से रिपोर्ट मांगा गया कि आप लोग यहाँ पे बताइए क्या क्या हुआ था उस दिन। मूव करेंगे हम लोग अगला मुद्दे पे। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका अध्यक्ष को पूछेगा, याद रखिए अध्यक्ष कौन है, प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो ये अध्यक्ष हो गए, एनसीपीसीआर। ठीक है, यहाँ पे जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जो बच्चे होते हैं ना, उनके जो अधिकार मिले होते हैं उनको, उनके अधिकारों के लिए लड़ती है ये। ठीक है, उनको अधिकारों को सशक्त करती है ताकि बच्चों का अधिकार कोई नहीं करे। देखिए एक क्राई क्या है, एग्जाम में पूछेगा कि क्राई क्या है, तो ये एक एनजीओ है। क्या है ये? एनजीओ है। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जो यौन अपराध को लेकर बच्चों के साथ जो अपराध हुए हैं ना, उसकी संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पे पक्ष वाले बोल रहे हैं कि इसलिए बढ़ी है क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लोग जो है रिपोर्ट करना अब शुरू कर दिए हैं। पहले क्या होता था, रिपोर्ट को छुपाते थे, अब जो है जागरूक होकर, सशक्त होकर अपने बात को रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया। और विपक्ष क्या बोल रही है कि नहीं, ये जो है ये जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, वो बच्चों के अधिकारों को जो है खत्म करना चाह रही है। तो इस तरह का बात आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाला है, पॉक्सो एक्ट 2012 में ये आया था, और किशोर न्याय कानून 2015, ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों बच्चों से संबंधित है, तो याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे देश में देरी की परियोजना। देखिए जब कोई परियोजना, जो मान लीजिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है राज्यों और देश में जो काम होते हैं, अगर उसमें देरी होती है ना, तो दो चीज यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो कॉस्टिंग बढ़ जाता है, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, याद रखिएगा, वो एक समस्या है। दूसरा क्या है कि देरी से परियोजना से जो है ना और भी नुकसान, जैसे सरकारी जो खजाना होता है ना, उसमें जो है नुकसान उठाना पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है। इसी को लेकर यह आर्टिकल दिया गया है। और इसमें भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा जो है रोल निभाता है कि अगर कोई परियोजना देरी में हो रही है, परियोजना अगर देरी से जो है लागू हो रही है या उसमें काफी समय लग जा रहा है, तो उस पर सरकारी खजानों पर दबाव पड़ता है। इसके पीछे जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इस आर्टिकल को। और ये जो है ना आर्थिक समस्या, गरीबी में कमी लाने के लिए चुनौती। देखिए अभी वर्तमान में हम लोग जानेंगे गरीबी के बारे में, ये टॉपिक है, मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा, यहां से तमाम फैक्ट निकल के भी आएंगे, पीटी के लिए भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये, और हम आपको बता देते हैं। देखिए आर्थिक समस्या क्या होता है, आर्थिक समस्या में गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। अगर पूछेगा एग्जाम में कि आर्थिक समस्या क्या क्या होता है, तो गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता सभी हो जाते हैं। क्लियर है? और इन्हीं जो आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो काफी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाता है। तो कल्याणकारी योजनाओं को इस तरह लागू किया जाए, ऐसी योजनाओं को लागू किया जाए जो मुफ्त में ना बांटे। तो मुफ्त रेवड़िया के बारे में बात कर रहा है कि देखिए अगर आपको सब कुछ मुफ्त में मिलने लगेगा ना, तो लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लोग फिर काम करना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, लोग जो है श्रम करना पसंद नहीं करेंगे, आदत लग जाएगी उनमें। ठीक है, उनमें एक फिर आलसपन जो है वहां पे हावी हो जाएगा। तो आप कम रेट में दे रहे हो वो सही है, लेकिन फ्री नहीं देना चाहिए हर कुछ, तो वो दिक्कत होता है वो। चलिए फिर तो हम लोग बात करेंगे गरीबी के बारे में। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला है, उस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बीपीएससी एग्जाम के लिए, जो पीसीएस एग्जाम होता है ना, उसमें इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्था के द्वारा निकाला जाता है? नीति आयोग। नीति आयोग कब बना था? 2015 में, याद रखिएगा 2015 में बना था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, सीधा पीएम होते हैं, चाहे। ठीक है, और इसी रिपोर्ट में क्या बात की गई है उसको हम बता देते हैं। रिपोर्ट में यह बात की गई है कि 25 करोड़ आबादी, जो 25 करोड़ जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो एमपीआई मल्टीनेशनल जो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है, माफ कीजिएगा, मल्टीनेशनल नहीं, मल्टी जो है पॉवर्टी इंडेक्स से जो 25 करोड़ संख्या बाहर निकली है वहां से, मतलब गरीबी से मुक्त हुई है। तो अगर गरीबी से मुक्त हुई है ना, देखिए गरीब लोग हैं, इमेज देख लीजिए, गरीब लोग हैं, और ये सीढ़ी जो है यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो गरीबी से निकाले हैं कितना? 25 करोड़ लोग। ये हो गया फैक्ट, याद रखिएगा, पूछ सकता है। फिर क्या है कि 2030 तक हमारा जो लक्ष्य है, बहुआयामी गरीबी को, सारे जितने भी वहां फंसे हुए सबको बाहर निकालना। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? कौशल प्रशिक्षण देना होगा और डिजिटल कौशल बनाकर उनको सशक्त करना होगा। गरीबी कैसे निकलना होगा? उनको रोजगार युक्त बनाना होगा, क्योंकि भारत में रोजगार है, लेकिन जो स्किल चाहिए ना, वो भारतीय लोगों के पास नहीं है। तब यहाँ पे जो गैप बन गया ना, वो बहुत बड़ा समस्या लेकर आया है। इसलिए सरकार का जो कोशिश है कि डिजिटल इसको सशक्त करो या कौशल दो इसको, तब जाके वो गरीबी से बाहर निकलेगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे ये जो मल्टी
जो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, एमपीआई है, उस पे और कौन कौन सा मापदंड है? तो देखिए, बिजली के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और वित्तीय समावेशन, ये 4 मापदंड है। देखिए, उसके अंतर्गत 12 जो है मानक होते हैं। 12 मानक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के। 12 मानक में कौन कौन सा है? एक तो हो गया पोषक तत्व, बच्चों की मृत्यु दर, माताओं की स्वास्थ्य, बच्चों की स्कूल ले जाने की उम्र और स्कूल में उनकी उपस्थिति, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपदा, बैंक खाता। तो ये तमाम मापदंडों को इसमें इंक्लूड किया जाता है और उसके आधार पर जो है ये ब्यौरा या ये रिपोर्ट निकाला जाता है। ठीक है, ये तो अच्छी बात। सबसे अधिक जो है आपको एमपीआई कहां देखने को मिलेगा? तो सबसे ज्यादा जो है बिहार में है। ये सबसे अधिक एमपीआई कहां है? बिहार में है। लेकिन सबसे अधिक जो गरीबी जो यहां से निकला है, गरीबी की संख्या जो कम हुआ वो उत्तर प्रदेश है। दोनों डाटा याद रखिएगा। यूपी मतलब यहां से गरीबी कम हुई है सबसे अधिक, और बिहार में एमपीआई सबसे अधिक है। बिहार में एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये अच्छी बात है। फिर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से स्कीम चलाया गया है। देखिए, अन्न योजना के लिए, मुफ्त अन्न योजना के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो है आपको मुफ्त अनाज दिया जाता है। 80 करोड़ लोग इसमें लाभुक हैं। जब कोविड-19 लगा था ना, तो ये योजना काफी जो है हेल्प किया था उन लोगों को जो बहुत गरीब थे। ठीक है, फिर स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के तहत आपको जो सिलेंडर दिया जाता है, सिलेंडर समझ रहे हो ना, एलपीजी वाला। फिर सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है। आप स्कीम याद रखना, सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है। ये स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। जल जीवन मिशन के तहत आपको पेयजल सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा और जनधन खाते के तहत एक जो है बैंक खाता खोला जाएगा और उसमें सब्सिडी का राशि उसी में दिया जाता है। ये तमाम स्कीम को याद रखिएगा, आपको आंसर राइटिंग में काफी मदद करेगा और पीटी के लिए भी, प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी। उसके बाद आइए अगला, फिर हम लोग बात करेंगे, एक रिपोर्ट आया है यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, ये एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पूछेगा कि एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये यूएनडीपी के तहत। फिर आइए, वर्ल्ड बैंक जो है ना डेफिनेशन दी है। वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन क्या है? कौन लोग गरीब हैं? तो जो लोग 101 दिन में 180 रुपए से कम कमाते हैं तो वो लोग क्या है? गरीब है। वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। जब गरीबी का क्वेश्चन आएगा और उस पर आंसर लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप यहां से कोटेशन देकर शुरू करोगे इंट्रोडक्शन में कि विश्व बैंक के अनुसार 180 रुपया प्रतिदिन से कम कमाने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ऐसा लिखोगे ना तो आपका जो आंसर होगा ना काफी इंप्रेसिव हो जाएगा वो। चलिए हम लोग आते हैं मुद्दे पे। अभी क्या हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है हाईलाइट करके रखा, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, ये दोनों जो है भारत की जो स्कीम है खाद्य सुरक्षा को लेकर, ठीक है, खाद्य सुरक्षा को लेकर जो स्कीमें हैं उसकी सराहना कर चुका है। तो ये आर्टिकल में चीज बताया गया है। साथ ही और हालांकि देश में एक और गरीबों के कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न सरकारी योजनाएं, जैसे सामुदायिक रसोई हो गया, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा आदि, ये तमाम जो है ना गरीबों लोगों को सशक्त करने के लिए जो है काफी अच्छी स्कीम है ये। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल था। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है ना यूनाइटेड नेशन, उसका बारे में आलोचना हो रहा है। अब यहां से बीपीएससी में जब आप जीएस पेपर दोगे ना तो यहाँ पर क्वेश्चन यहां से बनेगा, सीधा मेंस वाला बनेगा। पहले पीटी को ध्यान में देख लीजिए। देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो गया, 24 अक्टूबर 1945। और उस समय जो 50 देश जो मिलकर यूनाइटेड नेशन का क्या किए थे? फॉर्मेशन किए थे। इसका उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य क्या क्या है इसका? तो प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वहां पे राष्ट्र को, जो विश्व को संचालित करना प्रजातांत्रिक तरीके से, और वहां पे जो है न्याय, शांति और न्याय पे जो है आश्रित हो, वहां पे शांति स्थापना करना विश्व में, और न्याय पर जो है हमारा सॉल्यूशन हो। ठीक है, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको युद्ध से संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर हम लोग देखेंगे इसका आलोचना क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए यूक्रेन में जो वार हुआ, यूक्रेन पे जो रसिया जो वार कर रहा है, फिर गाजा में जो गाजा और इजराइल, ठीक है, गाजा माफ कीजिए हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध है उसको रोक पाने में जो है ये असमर्थ है, इसलिए इसका क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हम लोग और बात करेंगे। वर्तमान जो है आपके महासचिव याद रखिएगा अंतोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, वीवीआई बनेगा ये वनडे एग्जाम के लिए। P5 जो है ना, P5 मतलब होते हैं वो 5 देश जिनको जो वीटो पावर दिया गया है, इसमें उसको P5 बोलते हैं, याद रखिएगा। उसमें है फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन, ये 5 देश है P5। और इसको जो है ना
इसके अंदर समस्या क्या है, ये पंगु और निष्क्रिय हो गया। ये जो संस्था हो गया ना, वर्तमान सिनारियों के हिसाब से सही नहीं है। ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए भारत बोलता है कि इसका सुधार होना चाहिए, इसमें चेंजेस होना चाहिए। जो P5 जो कंट्री है ना, जिसको वीटो पावर दिया गया है, उसमें ना तो अफ्रीका है, ना तो भारत जिसका आबादी सबसे अधिक है पूरे विश्व में, ना तो वो उसका मेंबर है, ना तो लैटिन अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका जो कंट्री ना उसमें कोई मेंबर है। तो इसको लेकर भारत बोलता है कि आप इनको मेंबर बनाइए, तभी जो है ये वर्तमान में प्रासंगिक रहेगा, नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद और बात करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या जो यहाँ पे है आपका है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो समस्या की अगर बात करें तो यहाँ पे दोहरा समस्या है। रसिया और चाइना के बारे में जो है यहाँ पे रसिया जो है और चाइना के बीच में जो है आपका दो गो यहाँ पे समस्या देखने को मिलेगा। जैसे कि अमेरिका के बारे में अगर देख लीजिए, अमेरिका जो है ना, अमेरिका जो है रूस के जब अब बोलता है, रूस के बारे में बोलता है कि वहाँ पे जो है इसको पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, इनको जो है यूनाइटेड नेशन के जो रूल एंड रेगुलेशन उसके अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन इजराइल के मामले में कुछ नहीं बोलता है। उसी प्रकार में रशिया के बारे में एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे दोहरा नीति जो है ना, यहाँ पे देखिए दोहरा नीति का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे रसिया है, यूक्रेन पे हमला कर रहा है, लेकिन बोलता है कि गाजा में भी इस तरह का जो है यहाँ पे हमला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डुअल नेचर नहीं चलेगा। फिर हम लोग मूव करेंगे अगला जो है मुद्दे पे, यहाँ पे शेख हसन को लेकर दुनिया में सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी। तो यहाँ पे ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो ही ये जो है ना अभी पर्वत शिखर है, माउंटेनर है ये। ठीक है, कई ऊंचे ऊंचे माउंटेन पर ये चढ़ चुके हैं। तो याद रखिए ओजोन डेल जो है ना ये चिली में है आपका, ये ओजोन डेल जो है चिली में है। ये जो दक्षिण अमेरिका वाला जो कंट्री है, दक्षिण अमेरिका का जो कंट्री चिली वहां पे है, और ये ज्वालामुखी चोटी है, याद रखिएगा। देखिए ये फैक्ट हो गया। दूसरा क्या है, दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकानगुआ, याद रखिए क्या है, माउंट एकानगुआ इंपॉर्टेंट बन गया। अंटार्कटिका की जो सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट विश्ना बन गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एशिया में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, माउंट डेनाली उत्तर अमेरिका में देखने को मिलेगा, और किलिमंजारो जो है आपका अफ्रीका में ये देखने को मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऐसे। इसके बाद अगला मूव करेंगे हम लोग सिमी। सिमी क्या है, एक जो है आतंकवादी समूह है। सिमी का फुल फॉर्म याद रखिए, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस पे जो है 5 साल के लिए अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये जो है ना देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसलिए गृह मंत्रालय ने जो है गैर कानूनी जो गतिविधियां रोकथाम जो अधिनियम है, इस जो है अधिनियम के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो कदम है ना आतंकवाद को कम करने के लिए, ठीक है, देश में जो उठाई गई नीतियों में ये एक महत्वपूर्ण कदम माने जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और ये रहा आपका अगला मुद्दा क्या है, बजट की अगर बात करें तो देखिए बजट में इस बार का कोशिश है कि जो बैंक है और वित्तीय जो संस्थान है, जैसे PSU है, RBI है, वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभांश हो रहा है ना, उसकी जो है अगर वहां से हमको अधिक मिलता है तो राजकोषीय जो है स्थिति को मजबूत करने में हमें क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। देखिए अंतरिम बजट एक शब्द है। अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है, जिस वर्ष आम चुनाव होने होते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, पूर्ण बजट नहीं निकाला जाता है। पूर्ण बजट मतलब कंप्लीट जो है बजट, बड़े बड़े अनाउंसमेंट वहां पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अंतरिम बजट के तहत यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे कुछ महीने के लिए, जैसे कि जून में आपका गवर्नमेंट बन के रेडी होगा, जब इलेक्शन होगा तो जून में नया सरकार बनेगा, तो अप्रैल से लेकर जून तक चलाने के लिए तो पैसा तो चाहिए ना। तो इसलिए क्या होता है, संचित निधि से पैसा निकालने का एक जो है तरीका है, ये मतलब एक विधि है, उसी को अंतरिम बजट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले मूव पे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रख चुका है, यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे युवा वकील। अभी जो CGI है वर्तमान में कौन है, DY चंद्रचूड़ है। इन्होंने अपने एक युवा वकील पे फटकार लगाई कि आपको वकील है तो आपको प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, आप इस तरह के व्यवहार ना करें कि आप प्लेटफॉर्म पे आए और किसी गाड़ी पे चढ़ गए। तो यहाँ पे बात की गई है कि आपको एक तरीके से मैनर से जो है यहाँ पे आपको आना होगा, नहीं तो आप पे फाइन लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मालदीव के जो राष्ट्रपति है ना मुइजू, आपको पता ही है ना, इंडिया बाइकआउट करके जो अभियान करके जो राष्ट्रपति बना है मालदीव के जो मुइजू, उन पे महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है वहां के संसद के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोगों के पास लोकतंत्र। ये जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष है, क्या नाम इनका, खड़गे। ठीक है, कांग्रेस के क्या है, अध्यक्ष खड़गे। उन्होंने कहा कि जो भाजपा है उनसे दूर रहिए, RSS जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संगठन है उससे दूर रहिए, क्योंकि ये जहर के समान है, इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे, इन्होंने जो है ED को और आयकर विभाग को जो है केंद्र सरकार का जो है यहाँ पे केंद्र सरकार जो राज्यों पे दबाव बनाती है उससे परेशान कर रही है राज्य सरकार को, तो इस तरह की बातें कर रही है।
यहाँ पे कांग्रेस को अपना जो एजेंडा लेकर आना चाहिए था, अपना एक विचारधारा लेकर आना चाहिए था। आप लोगों से अपील कर रहे हो कि आप भाजपा और जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक से दूरी बना कर रखें। आपको पता होना चाहिए, जनता खुद यहाँ पे जागरूक है, जनता खुद सशक्त है, वो आपकी बातों को यहाँ पे इतना सीरियस लेने वाले नहीं है, ठीक है। जनता को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल आप देख सकते हैं। यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी में इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। और यूसीसी क्या होता है इसका मतलब बता देते हैं आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? पूरे देश में जो है ना, ये आपका फौजदारी जो कानून है उसके लिए एक कानून है, लेकिन जब सिविल मैटर आता है जैसे कि विवाह, तलाक, ठीक है, सक्सेसर को, तो इसके लिए जो सारे समुदाय के अलग अलग कानून है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, वन नेशन वन रूल होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे समिति जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए उत्तर सरकार जो है यहाँ पे कवायद शुरू कर चुकी है। और पूरे भारत में सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। फिर हम लोग बात करेंगे सदा तंसिक जो युद्धाभ्यास है, ये जो है अभ्यास सदा तंसिक, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, ये इंपॉर्टेंट बन गया वनडे एग्जाम के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे मोसाद क्या है। न्यूज में मोसाद जो है ना, ये इजराइल का खुफिया एजेंसी, जैसे भारत का रॉ है ना, रिसर्च एनालिसिस विंग जो है ना रॉ, उसी तरह इजराइल का है मोसाद, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। जो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो रणबीर कपूर, और अभिनेत्री की अगर बात करें तो आलिया भट्ट को मिला गया है। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो आपका 12th फेल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले मूव पे करेंगे, अगले मुद्दे पे यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है ना हज के लिए जो है केरल से जाता है, केरल से जो है महिलाएं सबसे ज्यादा अधिक जाती है हज यात्रा पे। महरम क्या होता है? महरम वो पर्सन होता है जो हज यात्रा के लिए जो महिला जाती है ना उसके साथ एक पुरुष जाता है, या तो पिता भाई या हस्बैंड वो जाते हैं, ठीक है। तो महरम उसी को बोलते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे जो है यहाँ पे सोनम मास्कर याद रखिएगा, वो जो है राइफल स्पर्धा मतलब राइफल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे भारतीय मुक्केबाजी की बात करें तो मनदीप जगाड़ा, ये जो है मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं, तो ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल जो खिताब यहाँ पे जीते हैं वो। तो आई होप आप सारे कंटेंट समझ रहे होंगे, और अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पे। धन्यवाद।